गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजा राय सिंह। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने राजा राय सिंह के बारे में बात करी थी, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था और उसमें भी कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इस वीडियो में हम लोग राजा राय सिंह का पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना था, प्लस राय सिंह और अकबर के किस तरह से संबंध रहे हैं और उसके अकबर के शाही सेवा में रहते हुए जोधपुर का राज्य का प्रशासक नियुक्त किया जाना, प्लस गुजरात अभियान में सहयोग, तो इसके अलावा चंद्रसेन तथा सुल्तान के विरुद्ध भेजा जाना और काबुल, कंधार और अफगानिस्तान में राय सिंह की सेवा तक हम लोगों ने बात करी थी। इसके बाद अब जो है वह है उसका दक्षिण भारत में शाही सेवा किसकी, राय सिंह की, वो कैसे रही और वहाँ पर उसने कैसे काम किया, ये सारा हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। उसके आगे की और क्या क्या काम रहा वो सब देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अहमदनगर के दुष्ट एवं क्रूर स्वभाव वाले सुल्तान निजाम साहब को उसके अमीरों ने पदच्युत करके उसके भाई बुरहानुद्दीन को सिंहासन पर बैठाने का षड्यंत्र रचा, परंतु षड्यंत्र विफल हो गया। 1589 में ईस्वी में बुरहानुद्दीन परास्त होकर मुगल दरबार के आश्रय में पहुंच गया। कुछ दिनों बाद निजाम शाह के पुत्र हुसैन ने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हुसैन भी अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और अमीरों के एक दल ने उसकी हत्या कर बुरहानुद्दीन के पुत्र इस्माइल को सिंहासन पर बैठा दिया। इस्माइल ने शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के सरदारों का दमन किया तथा अपने राज्य में कार्यरत विदेशी अमीरों को भी राज्य से निकाल कर बाहर कर दिया। उसके इस कृत्यों से अहमदनगर राज्य में चारों तरफ असंतोष भड़क उठा और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अकबर ने अप्रैल 1589 ईस्वी में बुरहानुद्दीन को सेना सहित अहमदनगर की विजय के लिए भेजा। अपने पहले आक्रमण में उसे पराजित होकर पीछे हटना पड़ा, परंतु निर्णायक संघर्ष में वह सफल रहा। इस्माइल को बंदी बना लिया गया और वह स्वयं अहमदनगर का सुल्तान बन गया। सुल्तान बनते ही उसने अकबर के एहसानों को बुलाते हुए अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसने अकबर के सर्वोच्चता को मानने से भी इनकार कर दिया, अतः अकबर को का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। 1593 ईस्वी के अंत में अकबर ने अपने पुत्र मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण करने तथा जीतने के लिए नियुक्त किया। उसकी सहायता के लिए अन्य सेना नायकों के साथ साथ राय सिंह को भी नियुक्त किया गया। शाही सेना के अहमदनगर पहुंचने के पूर्व ही 18 अप्रैल 1595 ईस्वी को बुरहानुद्दीन की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर अहमदनगर के अमीरों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया। बुरहानुद्दीन की बहन चांद बीबी बुरहान के पुत्र इब्राहिम के शिशु पुत्र बहादुर को सिंहासन पर बैठाकर शासन पर अपना नियंत्रण रखने की आकांक्षा रखती थी, जबकि दूसरे अमीर अपने अपने उम्मीदवार राजकुमार को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में राजकुमार मुराद और खानखाना शाही सेना के साथ अहमदनगर की ओर बढ़े। संयोगवश मुराद और खानखाना के विचारों में भारी मतभेद था, फिर भी मुगल सेना ने अहमदनगर को घेर लिया। चांद बीबी ने कुछ दिनों तक तो शाही सेना का जमकर मुकाबला किया, परंतु अंत में 1596 ईस्वी में उसने संधि कर ली। संधि के अनुसार चांद बीबी के उम्मीदवार बहादुर को अहमदनगर का सुल्तान स्वीकार कर लिया गया। बहादुर ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली और बरार का प्रदेश मुगलों को सौंप दिया गया, परंतु अन्य अमीरों ने इस संधि को नहीं माना और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। इस संघर्ष के दौरान ही 2 मई 1599 ईस्वी को मुराद की अत्यधिक सुरापान के कारण मृत्यु हो गई। तब अकबर ने अपने दूसरे पुत्र दानियल को दक्षिण की तरफ भेजा और सितंबर 1599 ईस्वी में वह स्वयं भी बुरहानपुर पहुंच गया। इस पर चांद बीबी ने अकबर के साथ सुलह वार्ता शुरू की, परंतु उसके अमीरों ने 3 जुलाई 1600 ईस्वी को चांद बीबी की हत्या कर दी। उन्होंने मुगलों के साथ अपना संघर्ष जारी रखा, परंतु राजकुमार दानियल को अहमदनगर जीतने में कामयाबी मिल गई। अब हम बात करते हैं राजा राय सिंह की अकबर से जो नाराज़गी हो गई थी, अकबर उससे नाराज़ हो गया था, किस तरह से हुआ वो बात जानते हैं। 1593 ईस्वी में अकबर ने जूनागढ़ का प्रदेश राय सिंह को जागीर में प्रदान किया था और 1597 ईस्वी में अकबर राय सिंह से नाराज़ हो गया। यद्यपि राय सिंह निष्ठापूर्वक शाही सेवा करता आ रहा था, पर हुआ ये कि 1597 ईस्वी में राय सिंह को बटनेर जाना पड़ा।
अकबर का एक ससुर नासिर खान भी वहीं ठहरा हुआ था। नासिर खान ने वहाँ किसी लड़की से अनुचित छेड़छाड़ कर दी और प्रत्युत्तर में राय सिंह के एक सेवक तेजा ने उसकी पिटाई कर डाली। नासिर खान ने दिल्ली पहुंचकर अपने दामाद बादशाह से राय सिंह और तेजा दोनों के विरुद्ध शिकायत की। उसकी शिकायत पर बादशाह ने राय सिंह से जवाब तलब किया और तेजा को शाही अधिकारी को सौंपने का निर्देश भी दिया, परंतु राय सिंह ने अपने सेवक तेजा को छिपा दिया और बादशाह को गलवा देकर तेजा कहीं भाग गया है। इस मामूली घटना से अकबर उससे नाराज़ हो गया और राय सिंह ने से भटनेर की जागीर छीन ली गई। भटनेर की जागीर राय सिंह के पुत्र दलपत सिंह को प्रदान कर दी गई। दलपत सिंह की अपने पिता से नहीं बनती थी और वह अपने पिता के विरुद्ध पहले भी कई कार्रवाई कर चुका था। अब उसने भटनेर को आधार बनाकर बीकानेर पर आक्रमण करने की तैयारी की। इस स्थिति से भयभीत होकर राय सिंह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने गृह युद्ध को टालने की याचना की। अकबर ने उसे क्षमा कर दिया और सौराष्ट्र तथा संपूर्ण काठियावाड़ की जागीर प्रदान कर उसे पुनः दक्षिण में जाने का आदेश दिया, लेकिन राय सिंह दक्षिण की तरफ न जाकर बीकानेर में ही आराम करने लगा। इस पर बादशाह ने उसे दरबार में उपस्थित होने का उसके आदेश का पालन करते हुए 6 जनवरी 1597 ईस्वी को राय सिंह दरबार में उपस्थित हो गया। बादशाह ने समझा बुझाकर दक्षिण जाने के लिए तैयार कर दिया। 1600 ईस्वी में बादशाह ने नागौर का परगना भी राय सिंह को जागीर में दे दिया। 1601 ईस्वी में बादशाह ने राय सिंह को नासिक जाकर अबुल फजल की सहायता करने का आदेश भिजवाया। राय सिंह वहां पहुंच गया, परंतु थोड़े दिनों बाद ही उसे सूचना मिली कि बीकानेर राज्य में अव्यवस्था फैल गई है। अतः वह बादशाह की आज्ञा के साथ 22 अप्रैल 1601 ईस्वी में को बीकानेर वापस लौट आया। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि समानता का व्यवहार करने वाले अकबर कितना चतुर राजनीतिज्ञ था और उसने राजपूत शासकों को अपने अंकुश में रखने के लिए किस प्रकार से उन्हीं के पुत्रों एवं भाइयों का उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया था। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राजपूत अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस सीमा तक केंद्रीय सत्ता के सहयोग पर आश्रित हो गए थे। अब हम बात करते हैं अकबर के अंतिम वर्ष और राय सिंह। अकबर ने अपने सर्वोच्च सत्ता का प्रदर्शन करते हुए राय सिंह से चाहे जैसा व्यवहार किया हो, परंतु उसे राय सिंह के स्वामी व्यक्ति एवं निष्ठा में पूरा विश्वास था। अतः 1603 ईस्वी में जब राजकुमार सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया तो राय सिंह को भी उसके साथ जाने का आदेश मिला। आगरा से कूच कर शहजादा सलीम फतेहपुर सीकरी में ही रुक गया और अकबर से और अधिक सैनिक तथा धन भेजने की याचना करने लगा। इसके अलावा उसने यह भी प्रार्थना की कि यदि उसकी मांग पूरी न की जा सके तो उसे अपनी जागीर इलाहाबाद में जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। वस्तुतः इन दिनों सलीम अवज्ञाकारी होता जा रहा था और अकबर उसे भड़काना नहीं चाहता था। अतः उसने मेवाड़ अभियान को स्थगित कर सलीम को इलाहाबाद जाने की अनुमति दे दी। 1604 ईस्वी में अकबर ने शमशाबाद परगने को 2 हिस्सों शमशाबाद और नूरपुर में विभाजित कर दोनों हिस्से राय सिंह को जागीर में प्रदान कर दिए। इन परगनों की शासन व्यवस्था का उचित प्रबंध करके राय सिंह बीकानेर लौट गया। 22 सितंबर 1605 को अकबर बीमार पड़ गया और उसके अधिक दिनों तक जीवित रहने की आशा जाती रही। ऐसे में उत्तराधिकार की समस्या उभर कर सामने आ गई। सलीम का पुत्र खुसरो अकबर का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। कुछ अमीरों का समर्थन भी उसे मिल गया। खाने आजम मिर्जा कोका उसका ससुर था और आमेर का राजा मिर्जा मानसिंह उसका मामा था। अतः सलीम ने भी अपने समर्थकों को आगरा में एकत्रित करने का निश्चय किया और राय सिंह को यथाशीघ्र आगरा पहुंचने का संदेश भिजवाया। राय सिंह तुरंत आगरा पहुंच गया। इस समय तक खुसरो के समर्थकों ने अपनी कमजोर स्थिति को भांपकर उसके पक्ष में प्रचार करना बंद कर दिया था। 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर का देहांत हो गया। अब है जहांगीर और राय सिंह। सलीम ने सम्राट बनने के बाद अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उसने राय सिंह का मनसब बढ़ाकर 5000 ही कर दिया। इससे राय सिंह की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। कुछ महीनों बाद खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब शाही सेनानायक उसके विद्रोह को नहीं कुचल पाए तो जहांगीर अपने ऐशो आराम को छोड़कर खुद खुसरो के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए आगरा से चल पड़ा। इस नाजुक स्थिति में उसने राय सिंह का विश्वास करते हुए उसे आगरा में ही रखा तथा उसे हिदायत दी कि जब शाही बेगमों को बुलाया जाए तो वह उन्हें लेकर आ जाए। इकबालनामा तथा मुयस्सर ए जहांगीरी से पता चलता है कि इस अवसर पर जहांगीर ने राजधानी की सुरक्षा के लिए जो समिति बनाई उसमें राय सिंह को नियुक्त किया गया। अर्थात अकबर के शासनकाल में जो दायित्व आमेर के कछवाओं को सौंपा जाता था जहांगीर ने अब बीकानेर के राजघराने को सौंपा। कुछ दिनों बाद ही जहांगीर ने राय सिंह को आदेश भिजवाया कि वह शाही बेगमों को लेकर उसकी सेवा में उपस्थित हो जाए। तदनुसार
राय सिंह उसकी बेगमों को लेकर आगरा से रवाना हुआ, परंतु मार्ग में उसे एक जैन साधु मिला। राय सिंह ने उससे पूछा कि जहांगीर का शासन कब तक चलेगा। जैन साधु ने उत्तर दिया कि अधिक से अधिक 2 वर्ष। राय सिंह उस साधु के कथन पर विश्वास करते हुए बिना शाही आज्ञा के वहीं से बीकानेर चला गया। स्पष्ट है कि उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। जहांगीर ने उसका विश्वास करते हुए उसकी पदोन्नति की, और जिस समय वह अपने उत्तराधिकार को बचाने के लिए भागदौड़ कर रहा था, राय सिंह की यह अनुशासनहीनता उचित नहीं मानी जा सकती। यह तो जहांगीर की उदारता थी कि जब जनवरी 1608 ईस्वी में अमीर उल अमरा और शफीक खां के साथ राय सिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ तो उसने उसे क्षमा ही नहीं किया, अपितु उसके पुरानी मनसब और जागीरें भी बहाल कर दी। इसी समय राय सिंह के पुत्र दलपत सिंह ने विद्रोह कर दिया और आसपास के क्षेत्रों में लूटमार शुरू कर दी। इस पर जहांगीर ने शाही सेना नायकों को उसका दमन करने के लिए भेजा। शाही सेना ने भी नागौर के पास उसे घेर लिया। कुछ समय तक शाही सेना का विरोध करने के बाद दलपत सिंह भाग खड़ा हुआ। अगस्त 1608 ईस्वी में वह खाने जहां की सेवा में जा पहुंचा और उसकी सिफारिश पर दलपत सिंह को जहांगीर ने क्षमा कर दिया। जहांगीर ने इस बीच राय सिंह को पुनः दक्षिण भारत भेज जाने का आदेश दिया। इस बार राय सिंह अपने पुत्र सूर सिंह को साथ लेकर बुरहानपुर गया। कुछ दिनों बाद ही वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और 22 जनवरी 1612 ईस्वी को राय सिंह का देहांत हो गया। अब हम देखते हैं राय सिंह का मूल्यांकन। बाबर ने अफगानों को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और शेरशाह ने उसके उत्तराधिकारियों को परास्त कर दिल्ली पर अफगानों की सत्ता को पुनः स्थापित किया। मारवाड़ के मालदेव के हाथों पराजित होकर बीकानेर के राव कल्याणमल ने शेरशाह से सहायता की याचना की और बाद में उसकी अधीनता में बीकानेर का शासक बना। इस प्रकार बीकानेर का राठौड़ घराना दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों के संपर्क में आया, परंतु यह केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। शेरशाह के बाद मुगल सम्राट अकबर का सितारा चमकने लगा। आमेर के कछवाहों ने सर्वप्रथम उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर न केवल अपनी आंतरिक कठिनाइयों एवं बाह्य आक्रमण से ही मुक्ति पा ली, परंतु अपने राज्य की आर्थिक समृद्धि का द्वार भी प्रशस्त कर दिया। राव कल्याणमल ने भी राजपूत मुगल सहयोग के महत्व को समझते हुए अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर उसके पुत्र को अपने साथ ही लेता गया। तब से अपनी मृत्यु पर्यंत राय सिंह शाही सेवा में विभिन्न पदों तथा सैनिक अभियानों में सम्मिलित होकर राजपूत मुगल सहयोग का बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा। उसकी गिनती अकबर के वफादार, पराक्रमी, कार्यकुशल और नीति निपुण मनसबदारों में की जाती थी। अपनी इसी योग्यता के बल पर वह अकबर का कपापात बन गया और अकबर ने भी उसकी पदोन्नति करते करते 4000 मनसबदार बना दिया। वास्तव में आमेर के कछवाहा शासकों के बाद राय सिंह ही एकमात्र हिंदू राजा था जिसे इतना ऊंचा मनसब दिया गया था। जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के समय उसके मनसब को बढ़ाकर 5000 ही कर दिया। इससे स्पष्ट है कि राय सिंह को अकबर तथा जहांगीर दोनों का विश्वास प्राप्त था। अकबर के अंतिम दिनों में जब उत्तराधिकार संघर्ष की आशंका आ खड़ी हुई तो सलीम ने अपने पक्ष को मजबूत बनाने की दृष्टि से राय सिंह को यथाशीघ्र आगरा पहुंचने का आग्रह किया था। इससे पता चलता है कि सलीम को राय सिंह में विश्वास था और वह उसे अपना समर्थक समझता था। बीकानेर राज्य के भूतपूर्व महाराजा डॉक्टर कर्ण सिंह ने अपने शोध प्रबंध में लिखा है कि राय सिंह ने आगरा पहुंचकर उत्तराधिकार के मामले को इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया कि सलीम बिना किसी रोक टोक के मुगल सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। सलीम राय सिंह को अपना शुभ चिंतक समझता था और सिंहासन पर बैठते ही उसने राय सिंह की पदोन्नति कर उसे 5000 मनसबदार बना दिया। खुसरो के विद्रोह के समय उस पर विश्वास करते हुए अपनी बेगमों को लाने का काम सौंपा, परंतु राय सिंह एक जैन साधु की बात में आकर बेगमों को मथुरा में ही छोड़कर वापस बीकानेर लौट गया। उसने जहांगीर के विश्वास को सही सिद्ध नहीं किया। इसलिए विद्वानों का यह मत सर्वथा उचित ही है कि राय सिंह में दूरदर्शिता का अभाव था और सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। शायद इसी कारण उसे किसी भी प्रांत की सूबेदारी स्वतंत्र रूप से अधिक समय तक नहीं सौंपी गई और न ही मानसिंह की भांति किसी सैनिक अभियान की स्वतंत्र कमान ही प्रदान की गई। उसे अपने जीवन में एक बार अकबर से और एक बार जहांगीर से क्षमा याचना करनी पड़ी। मुगल शासक राजपूत मुगल सहयोग को महत्व समझते थे, इसीलिए वे इन राजाओं के अनुशासनहीनता को भी कभी कभी सहन कर उन्हें क्षमा कर देते थे। राजपूत मुगल सहयोग का एक परिणाम राजपूत राज्यों की आर्थिक समृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। मनसब के हिसाब से
राजाओं तथा उनके सरदारों को गुजारे के लिए जागीरें प्रदान की जाती थी और सैनिक अभियानों के दौरान कई मनसबदार लूट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे। राय सिंह को भी इन साधनों से काफ़ी धन अर्जित करने का अवसर मिला, जिसकी वजह से वह अपने राज्य में मुक्त हस्त से दान करने लगा। बीकानेर राज्य के ख्यातकारों ने उसकी दानशीलता का अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख किया। उसे दूसरा कर्ण कहा गया है। उदयपुर और जैसलमेर में अपने विवाह के अवसर पर राय सिंह ने चारणों आदि को मुक्त हस्त से दान दिया था। मुगल साम्राज्य की सेवा के माध्यम से आने वाले धन के फलस्वरूप बीकानेर राज्य की समृद्धि का विकास हुआ, जिससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। इस समृद्धि ने राज्य में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया। राय सिंह स्वयं कवियों एवं विद्वानों का बड़ा सम्मान करता था और उसने उन्हें राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया। उसके शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। राय सिंह स्वयं भी संस्कृत और भाषा का प्रकांड पंडित था तथा कवि था। उसने राय सिंह महोत्सव नामक वैदिक और ज्योतिष रत्नमाला नामक ज्योतिष ग्रंथों की भाषा की टीका की रचना की थी। प्रथम रचना में बीकानेर के राजघराने का राव सिंह के समय से संस्कृत के श्लोकों का विवरण दिया गया है। रचना के अंत में उसने अपने बारे में भी कुछ लिखा है। ज्योतिष रत्नमाला मूल रूप से श्रीपति द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ है। राय सिंह ने इस ग्रंथ की अपनी टीका का नाम बाल बोधनी रखा। राय सिंह के शासनकाल में किसी अज्ञात कवि ने राजा राय सिंह रिवेल नामक ग्रंथ की रचना की थी। 43 गीतों वाली इस रचना में गुजरात की लड़ाइयों के दौरान राय सिंह की शूरवीरता तथा रणकौशल का यशोगान किया गया है। राय सिंह का छोटा भाई पृथ्वीराज भी डिंगल का एक सुप्रसिद्ध कवि था। उसने वेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना की, जिसका डिंगल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा पृथ्वीराज ने राणा प्रताप के स्वतंत्र प्रेम और अनुकरणीय दृढ़ता को लेकर अनेक अमर छंदों की रचना की, जो आज भी राजस्थानी साहित्य के गौरव को बढ़ा रहे हैं। राय सिंह के शासनकाल में ही ज्ञान विमल नामक एक जैन साधु विद्वान ने बीकानेर में रहते हुए महेश्वर रचित शब्दभेद की टीका लिखी थी। राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के भीतर वृत्त प्रशस्ति खुदवाई, जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राय सिंह को भवन निर्माण में गहरी रुचि थी। बीकानेर के वर्तमान दुर्ग का निर्माण उसी ने करवाया था। इसके निर्माण में लगभग 5 वर्ष लगे और राय सिंह के मंत्री करमचंद की व्यक्तिगत देखरेख में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। किले के अनेक सुंदर भवन, बगीचे और सुदृढ़ दीवारों का निर्माण करवाया गया और सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग की दीवारों को चारों तरफ चौड़ी खाई का निर्माण करवाया गया। अधिकांश भवनों में मध्यकालीन शिल्प शैली की प्रधानता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है, परंतु कहीं कहीं पर मुगल शिल्प शैली का चमत्कार भी देखने को मिलता है। राय सिंह द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई वृत्त प्रशस्ति में दुर्ग के सभी प्रमुख भवनों का विवरण पढ़ने को मिलता है। दुर्ग के भवन राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर राज्य की समृद्धि का संकेत भी देते हैं। राय सिंह धार्मिक वृत्ति का शासक था और उसने दुर्ग में अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उसने अपने राज्य में बसने वाले अन्य धर्मावलंबियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। राय सिंह के मंत्री करमचंद ने भी मंदिरों के निर्माण में अत्यधिक रुचि ली और उसी के प्रयत्नों से राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर राज्य में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार हुआ। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि राय सिंह ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति का पालन किया तथा वह अपने समय का एक अच्छा तथा सुयोग्य शासक सिद्ध हुआ।